हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारे प्लेटफॉर्म ज्ञान गोदावरी पर। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, लगभग 10 क्वेश्चंस उसमें क्लोज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन शो कर रहा है वो वोकैब से रिलेटेड है, यानी यहाँ पे आपको जो मेन वर्ड हेड वर्ड दिया गया है उसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम विलोम शब्द, उल्टा, ऑपोजिट वर्ड। हमेशा याद रखा करिए कि जो भी हेड वर्ड आपको दिया जाएगा उस हेड वर्ड का ही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वही ऑप्शन का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। जैसे अगर आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मान लीजिए हेड वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, तो नाउन ऑप्शन जो होगा वही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। जैसे आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन फ्लैश कर रहा है वो है अल्यूरिंग। अल्यूरिंग जो है वो है जेरेंडियल फॉर्म है अल्योर का, और जेरेंड भी एक नाउन फॉर्म होता है। तो इसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे एज एन एडजेक्टिव दिया गया है। तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म हम लोग देखेंगे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म है, अल्योर में आईएनजी लगा के बना हुआ। तो अल्योर का मतलब क्या होता है? अल्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, इकोनॉमिकली अट्रैक्ट करना। जैसे मान लीजिए आपको वेल पेड जॉब ऑफर की जाती है, तो आप समाज सेवा वाले काम को छोड़ के आप उसमें चले गए। तो अल्योर का मतलब होता है अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट। तो अल्योरिंग का जो वर्ड है, अब यहाँ पे 4 वर्ड दिया गया है। इंटरेस्ट, इंटरेस्टिंग। अब जाहिर सी बात है, अगर इंटरेस्टिंग आप लेते हैं तो जो चीज़ इंटरेस्टिंग है तो वो अपनी ओर तो खींचेगी ही, यानी सिनोनिम बन गया, हमको एंटोनिम चाहिए। दूसरा है चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब भी अट्रैक्टिव होता है, तो जो चीज़ अट्रैक्टिव हो हमें अट्रैक्ट करेगी, ये भी सिनोनिम हो जाता है। रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है घृणा पैदा करने वाला, ऐसी चीज़ जो आपको उस चीज़ से रिपल्स करे, दूर करे। और दूर तभी होता है जब आपके मन में उसके लिए क्या होती है, घृणा या कोई ऐसी बात जिससे वो चीज़ आपको दूर करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रिपल्सिव। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, ये क्वेश्चन है, आपको सेंटेंस दे दिया गया है और इसमें बता दिया गया है कि इसको पैसिव में ढूंढना है। देखिए बहुत आसान कर दिया इसको। अभी एक सेट हम लोगों ने जो सॉल्व किया था उसमें आपसे कहता था कि सेंटेंस एक्टिव या पैसिव में दिया गया है, यानी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती थी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसने आधा कर दिया और आपसे कह रहा है कि सेंटेंस जो दिए गए हैं उसका पैसिव फॉर्म चुनिए, यानी जो सेंटेंस दिया जाएगा वो एक्टिव में है। अब आपको उसका क्या ढूंढना है? पैसिव वॉइस ढूंढना है। तो सेंटेंस में मैं हमेशा कहता हूं, ध्यान देना बच्चा, कि कभी भी सेंटेंस को पूरा पढ़ने की बजाय पहला अटैक उस वर्ब पे करिए, क्रिया पे करिए। अगर आप वर्ब पाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है आर प्लानिंग। अब आपने ये वर्ब देखा और जाहिर सी बात है सेंटेंस ने तो आधा आपका सरदर्द कम ही कर दिया, कह दिया पैसिव ढूंढो, यानी ये एक्टिव है। अब मैं आपसे कहता हूं कि हर जो भी वर्ब सेंटेंस में लिखी रहती है उस वर्ब का एक टेंस होता है। इसलिए टेंस वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना। आने वाले समय में टेंस वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आप सेंटेंस को, वर्ब को देखते ही पहचान लें और पकड़ लें कि ये कौन से टेंस का है। अभी तो मैं बता दे रहा हूँ, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई एम सो सॉरी, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ये वर्ब है। अब पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही होना चाहिए। जिस टेंस में एक्टिव वर्ब है उसी टेंस में पैसिव वर्ब होनी चाहिए, लेकिन वर्ब पैसिव होना चाहिए, टेंस वही रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मेन वर्ब जो होती है इसका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करिए, किसमें? पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा? प्लांट। अब आईएनजी वाली फीलिंग को हम किससे दिखाते हैं? बीइंग से। जो काम बीइंग कर रहा है एक्टिव वॉइस में, वही काम
आईएनजी कर रहा है, बीइंग कर रहा है पैसिव वॉइस में, वही काम आईएनजी करता है एक्टिव वॉइस में। अब इसके पहले हम आर भी लगा सकते हैं, इज भी लगा सकते हैं, एम भी लगा सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, तो सब छोड़ दीजिए सब्जेक्ट वगैरह, केवल ये देखिए कि किसमें आर इज एम बीइंग प्लान्ड लिखा है। इज एम आर बीइंग प्लान्ड जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका आंसर है। लेकिन अगर मान लीजिए एक से अधिक ऑप्शन में ऐसे ही कुछ लिखा है, तब आपको ऐसे कंडीशन में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो इंटरचेंज हुआ है वो सही हुआ है या नहीं। तो देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं दिया हुआ है इज एम आर बीइंग प्लान्ड, यानी ये ऑप्शन नंबर ए रिजेक्ट हो गया। रूल ऑफ एलिमिनेशन लगाइए फटाफट, रिजेक्ट हो गया। आते हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी में आर प्लानिंग लिख दिया है, जो आपके सेंटेंस में था क्वेश्चन में वही दे दिया गया। ऑप्शन नंबर सी में इज बीइंग प्लान्ड, ये देखिए इज बीइंग प्लान्ड आ गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो सकता है, लेकिन जरा सा एक कदम आगे बढ़ के देख लें, ऐसा कहीं कुछ ऑप्शन डी में तो नहीं दिया गया है। तो हमने ऑप्शन नंबर डी में देखा तो उसमें भी पाया कि ऐसा उसमें कुछ नहीं दिया गया है, इज प्लान्ड दिया है। अगर बीइंग लगा होता तो एक बार हमको सोचना पड़ता, फिर सोचना ये पड़ता कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या इंटरचेंज सही है। तो यहाँ पे सीधे से आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है आपसे सीधे सीधे बता रहा है कि इनडायरेक्ट फॉर्म फाइंड आउट करिए। अब आपसे अगर कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट फॉर्म फाइंड आउट करिए, तो इसका मतलब है कि जो सेंटेंस दिया गया है वो डायरेक्ट में है। तो बहुत आसान काम हो गया। अब आप देखिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। मदर सेड टू काव्या टर्न ऑन द लाइट। देखिए सीधे मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है, टर्न ऑन द लाइट, लाइट ऑन कर दो। अब ये सेंटेंस दिया हुआ है और ये सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस का, तो जाहिर सी बात है कंजंक्शन के रूप में हमें क्या लगाना है, टू, और जो फर्स्ट वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर उसका टेंस बिना बदले ही हमें लिखना है, टू टर्न ऑन। तो अब देख लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में हर जगह टोल्ड ही दिया है। अब माँ है तो माँ तो रिक्वेस्ट करेगी नहीं, और यहाँ पे रिक्वेस्ट वाला वर्ड भी नहीं दिया हुआ है कुछ कि हम कहें कि रिक्वेस्ट कर रही है। तो इसका जो मौजूदा ऑप्शंस हैं इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, आप उसे जरा पढ़ें। ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है ये है, आपसे कह रहा है कि सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है तो किस पार्ट पे है। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो सेंटेंस लिखा है उसके किसी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो आपका एक ऑप्शन हमेशा मिलता है नो एरर का, आप उसे टिक करेंगे। तो यहाँ पे गलती किस पार्ट में है, जरा सा अगर आप सेंटेंस पढ़ना शुरू करें, लिखा हुआ है नो वन इन्फॉर्म मी, यहाँ तक तो वर्ब प्रेजेंट में है, लेकिन जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे दैट के बाद दैट यू वुड बी एब्सेंट, वुड आ गया, पास्ट में लेके चला गया आपको, यानी सारी बातें कहाँ हो रही थी, पास्ट में। तो शुरुआती वर्ब भी हमारा किस में होगा, पास्ट में। यानी जो इन्फॉर्म है अगर इन्फॉर्म्ड होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर जो गलती है वो इन्फॉर्म में है, और ये इन्फॉर्म आया है ऑप्शन नंबर ए में। आपसे कह रहा है कि गलती को स्पॉट करिए, पहचानिए किस पार्ट में एरर है। आपको करेक्ट नहीं करना है, करेक्ट करने वाला इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन होता है जो अंडरलाइन करके आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ होना चाहिए था नो वन इन्फॉर्म्ड मी, तो यहाँ पे गलती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, एक बार फिर से पैराजंबल का क्वेश्चन है।
मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि सेंटेंस आप पढ़ा करिए, बस एक बार इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ लीजिए कि किस सेंटेंस में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ताकि आप उसे दूसरे सेंटेंस से कोरिलेट करिए। आप हमेशा पेयर बनाने की कोशिश करिए। पहली चीज़ तो एक ही पेयर में, वन पेयर में आपका आंसर निकल जाएगा। अगर वन पेयर में आंसर नहीं निकला तभी आपको दूसरा पेयर बनाना होगा, अदरवाइज नहीं। और वन पेयर में आंसर कब नहीं निकलता है ये भी ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैंने कहा कि आपका वो ऑप्शंस करेक्ट है जिसमें बी सी साथ में आए हों। अब मान लीजिए बी सी ऑप्शन ए में भी है और डी में भी है, तो इसका मतलब यह है कि ना ही आपका ऑप्शन बी करेक्ट है ना ही सी करेक्ट है। अब करेक्ट कौन है, या तो ए या तो बी, क्योंकि बी सी आना है, आ गया। मैंने कहा कि अगर ये एक से अधिक होता है तब आप क्या करेंगे, दूसरा बनाएंगे। तो दूसरा पेयर की जरूरत तभी पड़ती है जब आपका पहला पेयर एक से अधिक ऑप्शन में आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, हाँ तो पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या है। लिखा है कि सिक्योरिटी कैमरास कैप्चर द होल इंसिडेंट। कह रहा है कि सिक्योरिटी कैमरा ने पूरी घटना को कैप्चर कर लिया। तो जरा सा ये जाना जाए कि भाई कौन सी घटना घटी थी। देखिए पकड़ा करिए। अगर कोई मैं आके कह दूं उसे गिरफ्तार कर लिया गया, तो दो बात है, इसका मतलब है या तो आप उसे जानते हैं या तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे सर कौन गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्शन सेंटेंस से कह रहा है कि सिक्योरिटी कैमरा कैप्चर द होल इंसिडेंस। अब जरा हम लोगों को अब दिमाग में ये रख के चलना पड़ेगा कि वो घटना कौन सी थी जिसे सिक्योरिटी कैमरा ने पकड़ लिया। तो देखते हैं। कम्यूटर्स इन वर्जीनिया यूएसए गॉट अ शॉक व्हेन अ डियर एंटर्ड अ मेट्रो स्टेशन। अच्छा, मेट्रो स्टेशन में ये एंट्री कर गया था डियर, हिरन। अच्छा, आगे देखते हैं। हाउएवर इट इवेंचुअली बैक्ड आउट, हालांकि फाइनली ये पीछे आ गया, हट गया वहां से, एंड रन अवे अनहार्म्ड। देखिए घुसा और घुस के निकला, एक ही चीजें, एक ही घटना है। यानी जिस ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन नंबर सी, अब जब क्या कैमरा ने क्या कैप्चर किया, उसका घुसना और घुस के निकलना। तो यानी सी वाले ऑप्शन के साथ पेयर किसका बनना चाहिए, ए का। यानी करेक्ट ऑप्शन आपका वो होगा जिस ऑप्शन में सी ए साथ में आए हों, और सी ए साथ में आया है ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आप इसे सेट करके पढ़ेंगे तो बी डी सी ए का एक सही सीक्वेंस सामने आ जाएगा। तो आप पढ़ भी सकते हैं। बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि कम्यूटर मतलब होता है घूमने वाले, आने जाने वाले। वर्जीनिया यूएसए में एक जगह है, एक स्टेट है वर्जीनिया। गॉट अ शॉक, उनको आश्चर्य हुआ, व्हेन अ डियर एंटर्ड अ मेट्रो स्टेशन में एक हिरन घुस गया। हालांकि हाउएवर इट इवेंचुअली बैक्ड आउट, हालांकि वो अंत में बाहर आ गया, फाइनली बाहर आ गया। रैन अवे अनहार्म्ड, बिना किसी को चोट पहुंचाए वो वहां से भाग गया। अब इन बातों को ही कौन कैप्चर कर लिया, कैमरा। ऑप्शन नंबर ए यहीं पे आ जाएगा। तो आ जाएगा सिक्योरिटी कैमराज कैप्चर द होल इंसिडेंट। अगर पूरी घटना की बात की जाए तो कैमरा होल इंसिडेंट को कैप्चर कर लिया, इसका सीधा सा मतलब है कि ये सेंटेंस हमेशा क्या होगा, आखिरी सेंटेंस होगा। और सबसे फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला जो क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। साफ साफ इसने कह दिया कि मुझे डायरेक्ट स्पीच चाहिए, वो सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट स्पीच हो। यानी आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, इनडायरेक्ट का दिया गया है। अब देखिए कि क्वेश्चन को बस देखना है और अपना ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना है, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही आपने देखा कि सेंटेंस में पूछा गया है और
कंजंक्शन लगाया है इफ या वेदर। दो कंजंक्शन ऐसे हैं जब तब लगता है जब क्वेश्चन बना हो, और क्वेश्चन किसकी मदद से बना हो? विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। केवल हेल्पिंग वर्ब से भी हम क्वेश्चन बनाते हैं यस या नो में आंसर पाने के लिए। जैसे हमने कहते हैं आर यू ओके, आर पहले आया। कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन पहले आया। विल यू गो देयर, विल पहले आया। ठीक है ना। डिड ही कम, डिड पहले आया। तो ये हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन बनता है, यानी सीधा सा प्रश्न ये है कि अगर कंजंक्शन इफ या वेदर सेंटेंस में आया है तो हमको वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जिसके शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब आया है। तो जरा देखते हैं शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब किस में आया है। ऑप्शन नंबर ए में वाई, क्वेश्चन वर्ड आ गया है, इसलिए ऑप्शन ए रिजेक्ट कर दो बेटा। ऑप्शन नंबर बी में भी वाई लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी भी रिजेक्ट कर दो। मैं बोल रहा हूं हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। कौन सी आना चाहिए, बात की बात है। ऑप्शन नंबर सी में हेल्पिंग वर्ब आया है कैन, लेकिन इसे होल्ड करो, कहीं ऑप्शन डी में भी तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। तो ऑप्शन डी में प्रोनाउन आ गया है आई, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखो बेटा, अगर कॉन्सेप्ट पता है ना तो खट से आप आंसर ला देंगे। क्या जरूरत है पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ने की, उसको रूल के अकॉर्डिंग मैच कराने की। सीधा सेंटेंस देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑप्शन पकड़ लोगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब आप उसमें उलझोगे पक्का है, और उलझाने की पूरी व्यवस्था एग्जामिनर करके रखता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये है इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन। देखिए, ग्रामेटिकल एरर और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में अंतर है। ग्रामेटिकल एरर कहता है कि जिस ऑप्शन में ग्रामेटिकल एरर है वही आपका आंसर है, और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस कहता है कि इस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, अगर है तो नीचे दिए गए ऑप्शन से इंप्रूव करो, सुधार दो। जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे माना जाएगा अंडरलाइन पार्ट की जगह वही ऑप्शन आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं जैसा लिखा है बस वैसा ही सही है, तो आपका नो इंप्रूवमेंट, जिस भी ऑप्शन में लिखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इसमें लिखा हुआ है एट मी रिफ्यूजिंग। इस पार्ट को देखिए अंडरलाइन किया गया है। अब आपको एक रूल बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। पहली चीज तो एक बात समझिए, आया है रिफ्यूजिंग, ये जेरेंड है। जेरेंड एक्चुअली एक नाउन होता है। अगर जेरेंड को हम लाएं कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आएगा जेरेंड, तो ये नाउन के श्रेणी में आता है। अब कभी भी इसके पहले आने वाला, भाई नाउन के पहले क्या आ सकता है? नाउन के पहले आ सकता है या तो एडजेक्टिव आ सकता है, और यहाँ पे मी जो दे दिया गया है वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। अगर हम इसे पॉजेसिव केस बना दें, मी को बना दें माय, तो ये सही हो जाएगा। माय रिफ्यूजिंग, मेरा इनकार करना। तो यहाँ पे माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है एक तरह का, और इसे हम मी को माई बना देंगे तब ये हो जाए माई गोइंग, मेरा जाना। माई टॉकिंग, मेरा बात करना। योर कमिंग, आपका आना। यू कमिंग नहीं बोल सकते, ग्रामेटिकल रूल से एकदम गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन माई दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसमें जो गलती है, अंडरलाइन पार्ट में जो गलती है, उसको इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे साफ साफ कह रहा है कि हमें इनडायरेक्ट फॉर्म चाहिए, यानी आपको दिया क्या है? डायरेक्ट फॉर्म। देखिए, इस वाले सेट में चीज़ें बहुत आसान कर दिया गया है। पहले आपसे कहता था कि ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है, दोनों ऑब्लिक लगा के लिखा रहता था, ये आपकी जिम्मेदारी होती थी उसे पहचानना। लेकिन अब आपसे कह रहा है कि हमें डायरेक्ट स्पीच चाहिए। अगर कह रहा है डायरेक्ट स्पीच चाहिए तो हम सेंटेंस इनडायरेक्ट में दिया गया है। यस में कह रहा है कि मुझे इनडायरेक्ट फॉर्म चाहिए, यानी सीधी सी बात है कि ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस मिलेगा।
देखिए पुष्पा सेड आई अराइव्ड, तो देखिए कैसे पकड़ते हैं। पुष्पा अ फीमेल, सेट सेट दैट, आई की जगह शी हो जाएगा, आई की जगह दैट, पुष्पा सेड दैट, आई बिकम्स शी। इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल पार्ट जब हम पढ़ाएंगे नरेशन का तो कैसे चेंज होता है ये मैं बताऊंगा। वैसे भी आप समझ जाएंगे, आई पुष्पा अपने लिए यूज कर रही है तो ऐसे मोटे तौर पे समझिए, रूल के हिसाब से नहीं, वो अपने लिए यूज कर रही है तो वो उसके लिए शी हो जाएगा, फीमेल है। अब यहाँ अराइव्ड पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, अराइव्ड क्या हो जाएगा, हैड अराइव्ड। अब यहीं से पहले चेक कर लो कि किस ऑप्शन में लिखा है पुष्पा सेड दैट शी हैड अराइव्ड। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है पुष्पा ऑब्जर्व दैट दो शी हैड अराइव्ड एट द वर्कशॉप। अब देखिए एक चीज और देखिए, लास्ट में सेंटेंस में लिखा हुआ है एगो। अब देखिए पहले ये देख लीजिए, पुष्पा ऑब्जर्व दैट शी हैड अराइव्ड। यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ही कुछ नहीं है, फिलहाल हैड अराइव्ड आया है तो ऑप्शन ए होल्ड करके रखते हैं। पुष्पा सेड दैट शी हैज अराइव्ड, ऑप्शन बी रिजेक्ट हो गया रूल के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी कहता है कि शी हैड टू अराइव, ये भी हमारे ऑप्शन से मैच नहीं किया, ऑप्शन सी रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन डी कहता है पुष्पा सेड दैट शी हैड अराइव्ड, यानी ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। देखिए दोनों में हैड अराइव्ड आ गया। अब जरा आगे बढ़िए, सेंटेंस में क्वेश्चन में दिया हुआ एगो, एगो चेंज होता है बिफोर में। अब आगे हम पकड़ लेते हैं कि ऑप्शन ए और डी में किस में आगे बिफोर आया है, तो ऑप्शन ए में एगो को एगो ही रख दिया है, इसलिए ऑप्शन इज रिजेक्ट। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, पुष्पा सेड दैट शी हैड अराइव्ड एट द वर्कशॉप एन आवर बिफोर बट नथिंग मच वॉज हैपनिंग देयर। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे आखिरी वीडियो क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम लोग। जो सेंटेंस में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्टिव फॉर्म चाहिए, यानी ये क्या दिया गया है, पैसिव दिया गया है। कह रहा है कि हमको एक्टिव फॉर्म चाहिए। आसान काम हो रहा है आपके साथ इस समय, सब कुछ जिम्मेदारी आपके कंधे से आधी कर दी गई। कह रहा है कि एक्टिव फॉर्म चाहिए, यानी ये पैसिव दिया गया है। बस ये जान लो कि पैसिव किस टेंस का है। तो पैसिव कहाँ से है, पहला जो सेंटेंस का पहला पार्ट है उसमें कोई पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरे पार्ट में लिखा गया है वर वेलकम्ड, यही है। और ये कौन से टेंस से ताल्लुक रखता है, ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस कहाँ होगा, जिसमें वर वेलकम्ड की जगह केवल क्या लिखा हो, वेलकम्ड। तो जरा देख लेते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखिए रूल ऑफ एलिमिनेशन लगाया करिए, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। अब देखिए सेंटेंस के सेकंड पार्ट में किसमें केवल वेलकम्ड लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए को होल्ड करते हैं। ऐसा ऑप्शन बी में है, वी अराइव्ड हिज पेरेंट्स वेलकम, हाँ ऑप्शन नंबर बी को भी होल्ड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में भी वी वेलकम्ड दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में भी है। ऑप्शन नंबर डी में हैड वेलकम दे दिया, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि सेंटेंस ए बी सी, अब तीनों में वेलकम्ड आ गया। अब आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है वी वर वेलकम्ड बाय हिज पेरेंट्स, वेलकम किसे किया गया, वी को, ये सब्जेक्ट है। कौन किया, बाय हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जिसमें पेरेंट्स वेलकम्ड लिखा हो वही आपका ऑप्शन होगा, और ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर केवल बी में, हिज पेरेंट्स वेलकम्ड अस, और कहीं नहीं लिखा है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए ऑप्शन सी रिजेक्ट हो गए।
ऐसे फाइंड आउट किया जाता है बेटा आपको अपना करेक्ट ऑप्शन, जिसे आप रूल ऑफ एलिमिनेशन से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा तभी आप कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बहुत जल्द ही आपको एक एक्टिव पैसिव का एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैं बताऊंगा और आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से हम लोग चीज़ों को ऑप्शन के आधार पे करेक्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।